हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम भारत के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के रोल्स और फंक्शंस को समझेंगे। ये सब टॉपिक्स एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। रिकॉल ऑफ प्रेसिडेंट्स रोल। कल हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आर्टिकल 52 से 61 तक कवर हुआ था। प्रेसिडेंट भारत का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जिसका इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है और टर्म 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, ओथ, इम्पीचमेंट प्रोसेस, रेजिग्नेशन और वैकेंसी फिलिंग के बारे में भी हमने देखा था। ये सब चीजें गवर्नर को समझने में मदद करेंगी। गवर्नर, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, आर्टिकल 153 to 161। गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है। मतलब प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को हटा सकता है। गवर्नर की एलिजिबिलिटी 35 साल की एज और इंडियन सिटीजन होना है। गवर्नर किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख सकता है। गवर्नर का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देता है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, जिसमें वो कुछ केसेस में माफी दे सकता है, जैसे रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव और कम्यूट करना। लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को कभी पार्डन नहीं कर सकता और ना ही वो कोर्ट मार्शल के केसेस में फैसला कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के मुकाबले लिमिटेड होती है। कंपैरिजन ऑफ आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल्स 52 से 61 हैं, जबकि गवर्नर के लिए 153 से 161। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जबकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स्ड होता है, गवर्नर का टर्म प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी और कंडीशंस दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों को लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 to 78। अब हम पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 कहता है कि पीएम के हेडशिप में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस माननी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंडिंग है। 42nd अमेंडमेंट ने इस एडवाइस को कंप्लीटली बाइंडिंग बना दिया था। मतलब प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी, जिसमें प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आई एडवाइस को मानना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट का असेंट और वीटो पावर। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को जरूरी है कि वो असेंट दे, बिना किसी वीटो पावर के। वीटो पावर के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, जबकि प्रेसिडेंट देश का हेड और एग्जीक्यूटिव हेड होता है। लेकिन असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वो डे फैक्टो हेड होता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल या टिट्युलर हेड के रूप में होता है। प्राइम मिनिस्टर को रबर स्टैंप भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के डिसीजंस को अप्रूव करवाता है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट पीएम के एडवाइस पर होता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया, उसके बाद मिनिस्टर्स का चुनाव मोदी जी के हाथ में होता है। मिनिस्टर्स को पीएम ही सिलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट सिर्फ उनको ओथ दिलाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स में कई बार ज्यादा मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, लेकिन 91st अमेंडमेंट 2003 ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या को लोकसभा के 15% तक लिमिट कर दिया है, जिसमें पीएम भी शामिल है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डायरेक्टली अपने मिनिस्ट्री को संभालते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर्स अब इंडिया में नहीं है, लेकिन पहले होते थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते थे। क्लॉज 1B डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। क्लॉज 1B कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालिफाइड होता है, तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा।
डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टी चेंज करना बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर पढ़ेंगे। क्लॉज 2 मिनिस्टर्स टेन्योर एंड प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लॉज 2 कहता है कि मिनिस्टर्स अपनी ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पर रखते हैं, मतलब वो कभी भी अपनी पोजीशन खो सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को बिना पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के रिमूव नहीं कर सकता। अगर पीएम चाहे तो किसी मिनिस्टर को हटा सकता है। क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पीएम रिजाइन करता है या मर जाता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाता है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, जिसमें सब मिनिस्टर्स एक साथ अकाउंटेबल होते हैं। क्लॉज 4 ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को ऑफिस में आने से पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर के सामने ओथ लेना होता है। ये ओथ उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए होता है। क्लॉज 5 मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट फॉर मिनिस्टर्स। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनता है लेकिन वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उसके पास 6 महीने का समय होता है मेंबरशिप लेने का। अगर वो 6 महीने में मेंबर नहीं बनता तो उसका मिनिस्टरशिप खत्म हो जाता है। राज्यसभा के थ्रू भी मिनिस्टर बन सकता है, जैसे एस जयशंकर जी। क्लॉज 6 सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की सैलरी और अलाउंसेज पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं। ये उनका ऑफिशियल रेम्यूनरेशन होता है। समरी ऑफ आर्टिकल 75 क्लॉजेज। तो आर्टिकल 75 के क्लॉजेज में अपॉइंटमेंट, काउंसिल साइज लिमिट, डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, टेन्योर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओथ, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट और सैलरी के बारे में बताया गया है। ये सब क्लॉजेज मिनिस्टर्स के फंक्शनिंग और अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है और गवर्नमेंट के केसेस लड़ता है। उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। क्वालिफिकेशन में वो सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट जज या एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है। अटॉर्नी जनरल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस। अटॉर्नी जनरल को सभी कोर्ट्स में ऑडियंस का अधिकार होता है। वो गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स में मदद करता है और गवर्नमेंट का लॉयर होता है। वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पर होता है, जिसका रोल अटॉर्नी जनरल जैसा होता है, लेकिन गवर्नर के अंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।